श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है, हर गुरुवार की तरह आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ चुने हुए प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान आपके सामने प्रस्तुत करने का। आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आप उसमें प्रश्न लिखते हैं। मैं भी यथासंभव उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। फिर भी सामूहिक रूप से कुछ चुने हुए प्रश्न आप सभी के सम्मुख आएं, उनके उत्तर आप सभी समझ पाएं, उसके लिए मैं गुरुवार को प्रयास करता हूं। तो आज की कक्षा में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न शालिनी दास का है। इन्होंने पूछा है, उपनक्षत्रपति क्या होता है और मेष लग्न में मंगल तृतीय भाव में बैठा है, क्या उसका रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है? तो मेष लग्न में आपको समझना चाहिए कि मंगल अष्टमेश भी है। वह लग्नेश है लेकिन अष्टमेश भी है, और अष्टमेश का या अष्टम भाव से संबंध रखने वाले ग्रह का रत्न धारण करना उचित नहीं होता। और उपनक्षत्रपति के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। नक्षत्र के 9 भाग किए जाते हैं, उनका अनुपात होता है विंशोत्तरी काल की जो दशा के वर्ष होते हैं उनके आधार पर। जितना भाव या जितना भाग जिस नक्षत्र को मिलता है उतने अंश के अंदर कला विकला उसकी होती हैं, और पहला उपनक्षत्र उसका अपने आप से ही शुरू होता है। जो क्रम दशा में अंतर्दशा का होता है वही नक्षत्र में उपनक्षत्र का होता है। इसे आप पीछे बताई गई कक्षा में जाकर बेहतर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है चांदनी नथवानी का। इन्होंने पूछा है कि अष्टम भाव में सिंह राशि में सूर्य और बुध हैं, द्वितीय भाव में कुंभ का शनि है, क्या अष्टम भाव पर पाप ग्रह माना जाएगा? तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि गुरु और मंगल नवम भाव में हैं। तो क्योंकि अष्टम भाव पर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। अच्छी बात है कि शनि भी अपनी मूल त्रिकोण का है, सूर्य भी अपनी मूल त्रिकोण का, लेकिन अष्टमेश अष्टम में है, विपरीत राजयोग देगा। लेकिन अष्टम भाव में सूर्य और बुध का योग होना, उस पर शनि की दृष्टि होना, तो अष्टम भाव पर पाप प्रभाव माना जाएगा। और एक महिला जातक की कुंडली में यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। अर्चना त्रिपाठी ने पूछा है कि तुला लग्न है, नवम भाव में बुध बैठे हैं अस्त होकर, क्या उनका दान करना चाहिए? एक सामान्य सिद्धांत है कि खराब भावों के स्वामी का हमें दान करना चाहिए। त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं वो शुभ होते हैं, उनको हमें बल देना चाहिए, उनका दान नहीं करना चाहिए। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का दान करना उचित नहीं होता, वह उनकी कमजोरी को और भी कमजोर बनाएगा, इसलिए उसका दान उचित नहीं है। जीवन साराग्रा जी ने पूछा है कि दशमेश नवम भाव में बैठता है अपने भाव से 12वें भाव में जो व्यय भाव है, तो क्या धर्म के द्वारा कर्म का व्यय जातक के लिए अच्छा होगा? क्या वह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा? तो दशमेश का नवम में बैठना अच्छा माना गया है कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठता है, कर्म भाव का स्वामी धर्म भाव में बैठता है, लेकिन अपने भाव से 12वें बैठता है तो वह कर्म की हानि करता है जब भी उसकी दशा अंतर्दशा इस प्रकार का प्रभाव होता है। लेकिन वह भाग्य को बलवान करता है, और ऐसा जातक भाग्यवश अल्प प्रयास से भी थोड़े कर्म करके भी अपने जीवन में सुगमता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि धर्म भाव में दशमेश है तो वह अपने कर्म के द्वारा मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है, यदि उस पर अन्य कोई पाप प्रभाव नहीं होगा। दीपक पासवान पूछते हैं कि मेरा नक्षत्र का पाया चांदी का पाया है,
चंद्रमा छठवें भाव में है तो कौन सा पाया होगा, और लग्नेश पंचम में है, क्या वह कारक होगा। लग्नेश किसी भी भाव में हो वह कारक ही होता है, और केंद्र त्रिकोण में बैठकर तो अच्छा कारक बन जाता है। और छठवें चंद्रमा होता है तो वह सोने का पाया होता है राशि के आधार पर। सुभाशीष साहू ने पूछा है कि एक राशि में 4 ग्रह क्या राजयोग बनाएंगे। तो एक राशि में 4 ग्रह बैठेंगे तो उनमें ज़रूरी नहीं है कि सारे ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हों, अच्छे भावों के स्वामी हों। उनमें कोई ना कोई ग्रह अवश्य ही अष्टमेश, द्वादशेश या षष्ठेश होगा जो राजयोग को कमज़ोर करेगा। वैसे भी एक राशि में या एक भाव में ज़्यादा ग्रहों का बैठना राजयोग के बजाय संन्यास योग की संज्ञा ज़्यादा देता है, इसलिए इसको उचित राजयोग नहीं मान सकते। फिर भी यदि नवम दशम का, चतुर्थ पंचम का इस तरह का प्रभाव बनना होगा तो आंशिक रूप से उसका लाभ अवश्य मिलेगा। रविराज ने पूछा है, मेष लग्न में शुक्र और शनि दोनों का बलवान होना किस प्रकार का फल प्रदान करेगा। शनि यहाँ पर दशमेश और लाभेश है, शुक्र यहाँ पर द्वितीयेश और सप्तमेश है। ऐसे जातक को आर्थिक स्थिति अच्छी प्राप्त होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, समृद्धि होगी। लेकिन उसे कहीं ना कहीं जीवन में, विशेषकर जब शुक्र में शनि या शनि में शुक्र की अंतर आएंगी, तो क्योंकि दोनों बलवान हैं तो उसे कहीं ना कहीं अवमानना का सामना करना पड़ता है, पद से उतरना पड़ता है, और एक बार के लिए उसे जीवन में बहुत ही संघर्ष की स्थिति तक जाना पड़ता है। तो इसका मिश्रित फल है, आर्थिक समृद्धि देगा, पद प्रतिष्ठा देगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपमान का सामना भी ऐसे जातक को करना पड़ता है। दीपक कुमार दुबे पूछते हैं कि वृश्चिक लग्न है, शुक्र वक्री होकर पंचम भाव में और गुरु वक्री होकर एकादश भाव में बैठे हैं तो उनका फल कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो सप्तमेश है वह पंचम भाव में बैठा है और पंचमेश की उस पर दृष्टि है, तो प्रेम विवाह या स्वेच्छा विवाह के योग यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि दोनों ग्रह शुभ ग्रह हैं, दोनों वक्री हैं, चेष्टा बली हैं। तो ऐसा जातक अपनी स्वेच्छा से विवाह कर सकता है और सप्तम भाव के उसके फल अच्छे ही माने जाएंगे। सप्तम और पंचम पर अच्छा प्रभाव है तो फलों में शुभता ही प्रदान होगी, क्योंकि पंचमेश पर शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि है और सप्तमेश शुक्र पर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि है। तो सप्तम भाव के अच्छे फल इस जातक को प्राप्त होंगे। भाटी साहब ने पूछा है, जो पीछे कुंडली बनाई थी जिसमें वैवाहिक विश्लेषण का संबंध बताया गया था, तो इन्होंने पूछा है कि इस कुंडली के अनुसार पत्नी चरित्रहीन होनी चाहिए। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो इन्होंने कहा कि उपपद के द्वितीय भाव में शनि और केतु का योग है तो ऐसा होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि एक ग्रह या एक ही नियम के ऊपर हम ज्योतिषीय फलित का आधार नहीं बना सकते, हमें अन्य बातों का भी विचार करना चाहिए कि वह योग किस राशि में है, उस राशि के स्वामी की स्थिति क्या है। तो सभी बातों का विचार करने के बाद ही हमें फलित करना चाहिए, केवल एक सिद्धांत पर हम फलादेश नहीं दे सकते। अश्विनी भारद्वाज ने पूछा कि अष्टमेश जहाँ बैठता है उस राशि के उस भाव के फलों को खराब करता है, क्या उसकी राशि स्वामी को भी वह खराब करेगा। तो जब किसी की राशि में कोई ग्रह बैठता है तो उस ग्रह पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कह सकते हैं कि चंद्रमा की राशि में यदि मंगल, सूर्य या केतु बैठते हैं तो चंद्रमा के अंदर भी शीतलता होने के बाद भी अग्नि का प्रभाव जागृत हो जाता है। तो राशि में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उसके स्वामी पर भी उस ग्रह का प्रभाव पड़ता है। जितेंद्र कुमार चौबे पूछते हैं कि नवांश में सभी ग्रह उच्च हों तो कैसा फल होगा। नवांश एक तरह से लगन का सूक्ष्म भाग है और नवांश में यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है, उच्च राशि में बैठते हैं, तो वह अपने भावों के, अपने कारकत्व के बल की वृद्धि ही करते हैं। उनमें एक तरह से वृद्धि भाव पैदा हो जाता है।
यदि वो लग्न में कमज़ोर भी होंगे या नीच राशि में भी होंगे और नवांश में उच्च हो जाते हैं तो उनकी अशुभता काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती है और वो अच्छा ही फल करने में समर्थ होते हैं। दीपक पाटिल ने पूछा है कि सप्तम में शनि जिनके बैठता है तो क्या वह शादी में रुकावट डालता है? तो हमारे ज्योतिषकारों ने बताया है कि स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। सप्तम में शनि वैसे भी दिग्बली माना गया है, बलवान माना गया है, तो शनि स्थान की हानि नहीं करता है। हाँ, क्योंकि यह धीमा चलने वाला ग्रह है, कुछ विलंब फलों की प्राप्ति में कर सकता है, लेकिन विवाह में सप्तम में केवल शनि होने से बाधा होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए सप्तम का शनि विलंब करा सकता है, विवाह में बाधा नहीं डालेगा। रामवीर बघेल पूछते हैं कि जब हम ग्रह का उपाय करते हैं तो क्या उसे रोजाना करना चाहिए अथवा उस ग्रह से संबंधित दिन में करना चाहिए? तो यह उपाय के ऊपर निर्भर करता है कि वह उपाय दैनिक है या केवल दिन के आधार पर किया जाना संभव है। तो किसी एक उपाय को हम ऐसा नहीं कह सकते कि शनि के उपाय करने हैं तो वह शनिवार को ही होंगे और अन्य दिन में नहीं किए जा सकते। तो यह उस उपाय के ऊपर निर्भर करता है और जब उपाय बताया जाता है तो उसमें यह भी बताया जाता है कि इसे कब करना है और कैसे करना है। कुछ उपाय जैसे दान आदि के होते हैं तो वह उसके दिन ही करने चाहिए, लेकिन जब स्तोत्र आदि यदि करना हो तो उसे हमें नित्य करना चाहिए। तो निर्भर करता है उपाय के ऊपर कि उपाय की स्थिति क्या है, उपाय कैसा है। दिनेश जैन ने पूछा है कि अवयोगी ग्रह यदि वर्गोत्तम हो जाए, पुष्कर नवांश में हो जाए और योगी ग्रह के नक्षत्र में हो जाए तो क्या उसकी अशुभता कम हो जाएगी? योगी ग्रह के नक्षत्र में बैठने वाला वर्गोत्तम और पुष्कर नवांश का ग्रह यदि अवयोगी भी होगा तो वह भी अपनी अशुभता त्याग देगा और योगी ग्रह के समान ही अच्छे और शुभ फल प्रदान करेगा। उसमें अवयोगी की जो अशुभता है वह समाप्त हो जाएगी। रजत अरोड़ा ने पूछा है कि अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो क्या मोती धारण करना चाहिए? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसी कक्षा में पहले सवाल में बताया था कि अष्टम भाव से यदि किसी ग्रह का संबंध हो, वह अष्टम में बैठा हो, अष्टमेश के नक्षत्र में बैठा हो, अष्टम भाव का स्वामी हो, तो हमें उसके रत्न धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव भाग्य भाव से द्वादश भाव है और वह भाग्य भाव की हानि ही करेगा। उससे हम शुभता की उम्मीद नहीं कर सकते। उसकी शांति कराना ही उचित है, उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय आधार पर समाधान करने का प्रयास किया गया। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।